नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज अपन बात करने वाले हैं अपनी जो यूजी लेवल की जो बुक है उसका अपन ने पहले से रिवीजन जो है वो स्टार्ट कर रखा था। और अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अगला जो पार्ट है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस को हिंदी में कहते हैं असंजनन। असंजनन, ठीक है ना। एपोमिक्सिस देखो आपने अभी पढ़ा है निषेचन। अभी क्या पढ़ा है? निषेचन पढ़ा है, फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर अपन क्या कहते हैं कि भी जो मेल गेमिट होता है वो किसके साथ फ्यूज होता है? जो फीमेल गेमिट है उन दोनों के साथ में फ्यूज होकर क्या बनाता है? जाइगोट, जो कैसा होता है? 2n होता है, ये जाइगोट होता है। ये जो मेथड है निषेचन वाला, इस प्रकार का जो मेथड होता है उसे अपन क्या कहते हैं? एम्फीमिक्सिस कहते हैं। एम्फीमिक्सिस का मतलब है दो डिफरेंट प्रकार के। एम्फी का मतलब होता है दो डिफरेंट प्रकार की चीज़ों का मिक्स होना। तो यहाँ पर दो चीज़ें मिक्स हो रही हैं, एक मेल गेमिट और एक फीमेल गेमिट। तो नॉर्मल जो निषेचन होता है जिसमें एक मेल और एक फीमेल गेमिट आपस में फ्यूज होकर एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं जाइगोट, और जाइगोट में लगातार समसूत्री विभाजन होने के कारण से किसका निर्माण होता है? एक भ्रूण का निर्माण किया जाता है, जो नॉर्मल प्रोसेस होती है। अब अपन बात कर रहे हैं एपोमिक्सिस। इसमें है विदाउट फ्यूजन, एपो, एब्सेंट, ये कह सकते हो आप, एब्सेंट मिक्सिंग। इसमें मिक्सिंग नहीं होती है। मिक्सिंग नहीं होती है इसका मतलब इसमें फ्यूजन नहीं होता है। फ्यूजन नहीं होगा तो जो फीमेल गेमिट होते हैं, मेल गेमिट का फ्यूजन हुआ ही नहीं है, केवल फीमेल गेमिट जो है उसमें क्या स्टार्ट हो जाए? अगर विभाजन प्रारंभ हो जाए और वह डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए? एम्ब्रियो में। बिना निषेचन के ही, बिना फर्टिलाइजेशन के ही यदि फीमेल की कोई भी सेल्स, एग सेल्स हो सकती है, कोई भी सेल्स हो सकती है गेमेटोफाइट की, और वो सेल अगर भ्रूण में विकसित हो जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस कहा जाता है। असंजनन के नाम से जाना जाता है। इसमें दो का फ्यूजन देखने को नहीं मिलता है। नॉर्मल कंडीशन में अर्धसूत्री विभाजन से बने मेल गेमिट व फीमेल गेमिट दोनों में क्या होता है? फ्यूजन होता है। और वो फ्यूजन की जो प्रोसेस होती है निषेचन की, उसे क्या कहते हैं? एम्फीमिक्सिस कहा जाता है। कुछ प्लांट्स में एम्फीमिक्सिस ना होकर उसके स्थान पर बिना निषेचन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? तो उसे एपोमिक्सिस कहा जाता है। एपोमिक्सिस से संबंधित एक तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है अपने लिए। डेफिनेशन हमेशा जो आपके वन लाइनर जो पूछा जाता है, मैच करने वाला हो सकता है, उसमें आ जाता है कई बार, ठीक है, या उनमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है उनमें से पूछा जाता है। एक इसका आता है कि ये जो शब्द है ये किसने दिया? तो विंकलर ने 1908 के अंदर एपोमिक्सिस जो शब्द है वो यूज में दिया था या रिपोर्ट किया था। यह एक प्रकार का सामान्य प्रकार का लैंगिक जनन है। इसमें वैसे देखा जाए तो ये किस प्रकार का जनन है? ये अलैंगिक। ये अलैंगिक प्रकार का जनन है। क्यों कह रहे हैं अपन? क्योंकि इसमें निषेचन तो हुआ ही नहीं। निषेचन नहीं हुआ तो कैसा हुआ? अलैंगिक ही हुआ। निषेचन होता तभी लैंगिक जनन होता। तो यहां पर क्या होता है? अलैंगिक जनन का ही एक रूप होता है ये। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। मैंने कहा आपको जो लैंगिक जनन है वो किसके द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है? अलैंगिक के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा जनन हो रहा है? अलैंगिक जनन होता है। तो हो सकता है एपोमिक्सिस में पूछा जाए आपको, एपोमिक्सिस में किस प्रकार का जनन देखने को मिलता है, तो आप कहोगे अलैंगिक जनन प्रकार का देखने को मिलता है, के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। इसमें एम्ब्रियो जो है, भ्रूण जो है, एम्ब्रियो का विकास किससे हो सकता है? एग सेल के जो पास में पाई जाती है, दोनों सिनर्जिड कोशिकाएं पाई जाती है, उनसे हो सकता है। एंटीपोडल सेल से हो सकता है, या जो एम्ब्रियो सेक है, एम्ब्रियो सेक के बाहर की तरफ जो सेल्स होती है, न्यूक्लियस होती है, इंटीग्यूमेंट्स हो सकती है, उन कोशिकाओं में भी विभाजन हो सकता है, और वो भी डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो सकती है? भ्रूण के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। निषेचन या बिना डिवीजन के ही, बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही भ्रूण का विकास किया जा सकता है। आसपास के जो सेल्स है उनके द्वारा भी हो सकता है, जैसे न्यूक्लियस सेल्स। इसमें
अर्धसूत्री विभाजन, सिनगेमी दोनों ही नहीं पाई जाती। ठीक है ना, इसमें हो सकता है कि अर्धसूत्री विभाजन ही ना हुआ हो, यह भी कंडीशन हो सकती है। सिनगेमी तो होता ही नहीं है, सिनगेमी का मतलब होता है फ्यूजन। किसका फ्यूजन? गेमिट्स का, गेमिट्स का फ्यूजन। तो गेमिट्स का फ्यूजन तो वैसे भी नहीं हुआ, तो इसलिए इसमें सिनगेमी जो है वो देखने को नहीं मिलती है। इसमें कौन सी देखने को मिलती है? एपोगेमी देखने को मिलती है, एपोगेमी देखने को मिलती है। बिना फ्यूजन की गेमिट जो है वो भ्रूण का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? एपोगेमी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें सिनगेमी देखने को नहीं मिलता है। ये दो प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन कह सकते हैं अपन एक तो सामान्य रूप से, ठीक है ना। तो कायिक प्रजनन जो है, कुछ पादपों के अंदर कायिक जनन का जो है वो पाया जाता है, जिसमें बीज के अलावा अन्य भागों से यदि कोई प्लांट का निर्माण हो, कौन से विभाजन से? समसूत्री विभाजन से ही, सामान्य समसूत्री विभाजन के द्वारा। जैसे बुलबिल जो स्ट्रक्चर बनती है उनसे, सकर जो स्ट्रक्चर बनती है उनसे, या रनर या स्टोलन, इन किसी भी स्ट्रक्चर में से यदि नया प्लांट बनाया जाए तो वो कौन सा निषेचन होगा? कायिक जनन या कायिक प्रजनन कहलाता है। सेकेंड प्रकार का है एगेमोस्पर्मी। ठीक है, इसमें एगेमोस्पर्मी पाई जाती है। ठीक है ना, इसमें मियोसिस विभाजन नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें टर्म क्या लगा है? स्पर्मी, है ना, स्पोरी या स्पर्मी। ना ही हैप्लॉइड गेमिट बनते हैं इसमें, ना ही तो अर्धसूत्री विभाजन हुआ, ना ही गेमिट बने। इसका मतलब इनसे जो भ्रूण बनेगा वो भी कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। सीधी सी बात है, स्वाभाविक बात है। ठीक है, एग्जाम्पल अपन देखेंगे जो कल अपन डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो के अंदर, एडवेंटेटिव एम्ब्रियो। तो यहाँ पर एडवेंटेटिव जो एम्ब्रियो है ये उसका एग्जाम्पल है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाएगा तो जो न्यूसिलस है या इंटेगुमेंट है या इंटेगुमेंट सेल है, दोनों ही कैसी है? 2n सेल है, ये भी 2n सेल है। और दोनों ही सेल किस में कन्वर्ट हो सकती है? एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। तो ये 2n एम्ब्रियो बन जाता है। इसमें भी निषेचन की कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है, जब भ्रूण का विकास स्पोरोटिक टिश्यू जैसे न्यूसिलस या इंटेगुमेंट से हो तो ये कैसे होंगे? डिप्लॉइड भ्रूण का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल कल अपन बात कर चुके हैं, सीट्रस के अंदर और मैंगो के अंदर सामान्य रूप से देखने को मिलता है, तो इसे एडवेंटेटिव एम्ब्रियो कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। तो एडवेंटेटिव जो अपस्थानिक जो भ्रूण है वो देखने को मिलता है, तो इसे क्या कहते हैं? अपस्थानिक भ्रूण के नाम से जाना जाता है। एक है डिप्लोस्पोरी। ये जो शब्द है अपने लिए तो इंपॉर्टेंट है, डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी के नाम से ही है कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, लेकिन इसमें ये जो है एम्ब्रियो सैक जैसी संरचना हो सकती है, इसमें बन जाए। और एम्ब्रियो सैक जैसी संरचना यदि बनेगी तो इसमें जो एग होगा, सिनर्जिड सेल होगी, एंटीपोडल सेल होगी, वो सभी कैसी होगी? 2n सेल होगी। यदि इनमें से कोई भी किस में कन्वर्ट हो? आपके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगी, तो वो भी कैसी होगी? 2n स्ट्रक्चर होगी। तो इसे क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड स्पोरी बोलेंगे अपन उसे। तो मेगा स्पोर मदर सेल से, देखो मेगा स्पोर मदर सेल है, इसमें विभाजन ही नहीं हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ ही नहीं। बिना अर्धसूत्री विभाजन के एम्ब्रियो सैक का निर्माण हो जाता है। क्या बनाया इन्होंने? एम्ब्रियो सैक बनाया। एम्ब्रियो सैक की प्रत्येक सेल कैसी होगी? डिप्लॉइड होगी, जिसमें सभी सेल्स डिप्लॉइड होती है। ठीक है, सभी सेल डिप्लॉइड है। कोई भी सेल यदि भ्रूण में बनाएगी तो उसे क्या कहेंगे? डिप्लॉइड स्पोरी कहेंगे, जिसमें डिप्लॉइड एग बनेगा और इसमें बिना निषेचन के डिप्लॉइड एम्ब्रियो बन जाएगा। ये क्या लाएगी? तो उसे क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड स्पोरी कहेंगे। ठीक है, और एक शब्द इसी में आता है, देखो एक शब्द आता है इसी के अंदर, उसका नाम आता है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी किसे कहेंगे? अब इसमें तो क्या बताया इन्होंने कि एक एम्ब्रियो सैक जैसी कोई संरचना बनी, एम्ब्रियो जैसी संरचना बनने के बाद उसमें एक एग सेल बनी,
एग सेल जो है वो डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड उस एग सेल से क्या बना, भ्रूण बना, तो वो क्या कहलाया, डिप्लॉइड स्पोरी कहलाया। यहां पे बोल रहे हैं अपन एपोस्पोरी, इसका मतलब एम्ब्रियो सैक जो बना है उसमें एग सेल को छोड़कर, ये एग सेल है, एग सेल भी 2n है, इसको छोड़कर जो सिनर्जिड सेल है ये दोनों, एंटीपोडल सेल है ये, इनमें से कोई भी सेल, कौन सी, एंटीपोडल और सिनर्जिड सेल्स जो हैं, इनमें से कोई भी सेल बिना निषेचन के यदि डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, एपोस्पोरी। एग को छोड़कर, किसमें, एग को छोड़कर ये जो आसपास की जो सेल्स होती हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाए, तो भ्रूण में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, एपोस्पोरी कहते हैं। ये शब्द भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आगे देखो, डिप्लॉइड एग बिना निषेचन के एम्ब्रियो में बदल जाता है, जिसे डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थेनोजेनेसिस के तो नाम से भी है कि जो एग होता है वो कैसा हो सकता है, हैप्लॉइड हो सकता है तो या डिप्लॉइड हो सकता है। अगर बिना अर्धसूत्री विभाजन के बनेगा तो डिप्लॉइड होगा, अर्धसूत्री विभाजन से बनेगा तो हैप्लॉइड होगा। लेकिन अगर एग जो है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए, एम्ब्रियो में, बिना निषेचन की, तो उसे क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। लेकिन डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस जो है, ठीक है ना, डिप्लॉइड एग है वो बिना निषेचन के कन्वर्ट हो रहा, तो वो एग्जाम्पल अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अपन एग्जाम्पल कहोगे टेराएग्जाकम, ठीक है ना, टेराएग्जाकम, ठीक है ना, ये एकदम टेराएग्जाकम जो है वो याद रखना आपको, डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। एम्ब्रियो का निर्माण एग के अलावा, यहां पे बता दिया मैंने, एग के अलावा डिप्लॉइड सेल से, किसी भी कोशिका से हो, डिप्लॉइड सेल से, तो उसे क्या कहेंगे, एपोगेमी कहेंगे, ठीक है ना, इसे क्या कहेंगे, एपोगेमी कहेंगे। जैसे एंटीनेरिया और एल्केमिला, ठीक है, तो ये है एपोगेमी। एक आता है एपोस्पोरी, ठीक है ना, यहां पे देखेंगे अपन एपोस्पोरी। एम्ब्रियो सैक का निर्माण डायरेक्टली किससे हो जाए, न्यूक्लियस से होता है, तो उसे क्या कहते हैं, एपोस्पोरी कहते हैं। इसका मतलब इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, तो डायरेक्ट जो न्यूक्लियस सेल है इसे क्या बनाता है, एक एम्ब्रियो सैक बनाता है। और ये इस एम्ब्रियो सैक में जो सेल्स होती हैं एग को छोड़कर, वो सभी किस में कन्वर्ट हो जाए, एम्ब्रियो के अंदर, तो वो क्या कहलाएगी, एपोस्पोरी कहलाएगी, जिसमें सोमेटिक एपोस्पोरी भी कहा जाता है, ठीक है, सोमेटिक एपोस्पोरी भी कहा जाता है। सोमेटिक का मतलब कायिक सेल ही बनी है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हुआ ही नहीं, न्यूक्लियस से कोई सेल है, एम्ब्रियो सैक का रूप ले लिया और उसमें जो सभी सेल्स है वो किस में कन्वर्ट हो सकती है, एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, तो उसे क्या कहेंगे, सोमेटिक एपोस्पोरी कहेंगे। क्योंकि ये कैसा है, एक कायिक प्रजनन ही है देखा जाए तो, क्योंकि इसमें अर्धसूत्री जैसा कोई कैरेक्टर है ही नहीं, रिडक्शन डिवीजन इसमें नहीं हुआ, अर्धसूत्री विभाजन इसमें नहीं हुआ, ठीक है। इसमें डिप्लॉइड एग से एम्ब्रियो का विकास हो सकता है। अपने को याद रखना है कि जो एग है इसके अलावा, ठीक है ना, यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल, रेननकुलस, रूबस और पार्थेनियम के अंदर एपोस्पोरी देखने को मिल सकती है। आगे आप देखोगे इंडियन एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है वो कौन है, पी महेश्वरी के अनुसार एपोमिक्सिस दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकती है रिकरेंट एपोमिक्सिस और दूसरा हो सकता है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या एगेमोस्पोरी को शामिल किया गया है, एगेमोस्पोरी, ठीक है ना, एग के अलावा। यहाँ पर अपन देखेंगे नॉन रिकरेंट, ओव्यूल में अर्धसूत्री विभाजन से एम्ब्रियो सैक बनता है, ठीक है ना, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, एम्ब्रियो सैक बना। यहाँ पर आप देखोगे ये ओव्यूल है, ओव्यूल से मेगास्पोर मदर सेल बनी, मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, इसमें मेगास्पोर भी बन गया। मेगास्पोर की कोई सेल जो है, जो एक मेगास्पोर जो है उनमें से एक क्या बना देगी, एम्ब्रियो सैक बना देगी। एम्ब्रियो सैक में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक तो होता है एग और एग के अलावा एक होती है सिनर्जिड और एंटीपोडल। यदि हैप्लॉइड एग जो है ये बिना निषेचन के किस में कन्वर्ट हो जाए, एम्ब्रियो के अंदर, तो ये जो प्रोसेस है वो क्या है, पार्थेनोजेनेसिस है। एग के द्वारा यदि बन रहा है एम्ब्रियो तो उसे क्या कहेंगे, पार्थेनोजेनेसिस। तो ये हैप्लॉइड
पार्थनोजेनेसिस प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, दूसरा वाला जो नीचे वाला है, यहां पर आप देखोगे इसमें एग को छोड़कर अन्य जो हैप्लॉइड सेल्स है वो किस में कन्वर्ट होती है, एम्ब्रियो में। जैसे सिनर्जिड सेल है, एंटीपोडल सेल्स है, वो भी हैप्लॉइड तो है क्योंकि डिवीजन तो अर्धसूत्री विभाजन हुआ यहाँ पर। तो ये एपोहैप्लॉइड एपोगेमी कहलाता है। एग को छोड़कर सिनर्जिड और कौन सी सेल्स, एंटीपोडल सेल्स यदि कन्वर्ट होती तो उसे एपोगेमी कहा जाता है। एपोस्पोरी किसे कहते हैं, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन ना हो। एपोस्पोरी, एपोगेमी में तो देखो अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। एपोस्पोरी जिसमें अर्धसूत्री विभाजन ना हो और डायरेक्ट कोई भी न्यूक्लियस की सेल्स जो हैं वो डायरेक्ट क्या बना ले, कि एम्ब्रियो सैक बना ले। और एम्ब्रियो सैक में सभी सेल्स कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी। और वो सभी डिप्लॉइड सेल्स में से कोई भी सेल्स जो एम्ब्रियो भ्रूण बना सके तो उसे पर क्या कहेंगे, एपोस्पोरी कहते हैं। बिना निषेचन के एग का एम्ब्रियो में विकसित होना पार्थनोजेनेसिस कहलाता है। ये अपन बात कर चुके हैं। और इनसे यदि कोई फ्रूट बनेगा तो वो पार्थनोकार्पी कहलाता है। यहाँ पे आप देखोगे एपोगेमी, एग के अलावा अन्य सेल से एम्ब्रियो का निर्माण सिनर्जिड या एंटीपोडल के बिना निषेचन के होना एपोगेमी कहलाता है। एग से होगा पार्थनोजेनेसिस, एग के अलावा सिनर्जिड एंटीपोडल से होगा एपोगेमी। यदि एम्ब्रियो सैक के बाहर जो न्यूक्लियस के सेल्स है उनसे अगर एम्ब्रियो सैक बने बिना अर्धसूत्री विभाजन के, और वो एम्ब्रियो सैक में से कोई भी कोशिका जो डिप्लॉइड है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, एम्ब्रियो में, तो वो क्या कहलाएगी, एपोस्पोरी कहलाएगी। एपोस्पोरी कहलाएगी। ये टर्म है वो अपने को याद रखना है एपोस्पोरी में। अगला जो टर्म है पार्थनोकार्पी। तो पार्थनोजेनेसिस से बिना निषेचन से एग जो है, ये एग है, बिना निषेचन के ही ये किस में कन्वर्ट हो गया, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। तो ये एम्ब्रियो कैसा है, हैप्लॉइड है, स्वाभाविक सी बात है। तो ये क्या है, ऐसा जो फ्रूट होगा, अब इसके ऊपर जो फ्रूट बनेगा वो फ्रूट क्या कहलाएगा, बिना निषेचन का फ्रूट जो है, बिना निषेचन का जो फल होता है उसे पार्थनोकार्पी कहा जाता है। ये शब्द जो है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। किसने दिया है, तो ये नॉल ने 1902 के अंदर दिया था। ये टर्म इंपॉर्टेंट है। निषेचन के बिना विदाउट निषेचन फल का निर्माण होता है तो उसे पार्थनोकार्पी कहा जाता है। इन फल को पार्थनोकार्पिक फ्रूट भी कहा जाता है। ये फल कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं, क्योंकि निषेचन तो हुआ ही नहीं, तो ये सीडलेस फ्रूट होते हैं। जैसे बनाना में ऐसा बन सकता है, पपाया के अंदर ऐसा बन सकता है, गुआवा में ऐसा बन सकता है, पाइनएप्पल में बन सकता है, एप्पल में बन सकता है, ग्रेप्स में बन सकता है, और कुकुरबिटा के अंदर भी ऐसा देखने को मिल सकता है। आगे देखो, पार्थनोकार्पी को कृत्रिम रूप से प्रेरित किया जा सकता है। सीधा सा है कि भाई अभी जैसे मान लो कि ये है, ये कोई गायनोशियम वाला भाग है, इसके ऊपर आप क्या करते हो, किसी हार्मोन का स्प्रे कर सकते हो स्टिग्मा के ऊपर, या फिर इसके ऊपर पोलन ग्रेन का पिसा हुआ पाउडर जो इसको इंडक्शन दे सके, उसका जो पाउडर है उसका छिड़काव कर सकते हो। तो उससे भी क्या मिलता है, इसको इंडक्शन मिलेगा। इंडक्शन मिलेगा तो पोलन ग्रेन तो है नहीं यहाँ पर, लेकिन उस इंडक्शन के कारण से अंदर इंडक्शन जाता है और इनमें क्या होता है, विभाजन होना प्रारंभ कर देता है ये, और इससे क्या बन जाते हैं, एम्ब्रियो बन जाता है। ये ओवरी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो ऑक्जिन और जिब्रेलिक एसिड है या जिब्रेलिन है वो दोनों कैसे हैं, फल को इंड्यूस करते हैं, पार्थनोजेनिक जो है पार्थनोजेनेसिस है उसको बढ़ाते हैं, पार्थनोकार्पिक फ्रूट के निर्माण के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये हार्मोन के जो स्प्रे अगर आप करोगे तो उससे भी क्या बन सकता है, पार्थनोकार्पिक फ्रूट बनाए जा सकते हैं। पॉलिनेशन, आप कुछ देर के लिए इनके ऊपर पॉलिनेशन मत करो। कई ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर जो स्टिग्मा वाला भाग है या जो फीमेल वाला गायनोशियम भाग है, इसमें कुछ टाइम के लिए यदि पॉलिनेशन में आप देरी कर दोगे तो इसमें क्या होता है, कुछ दिन वेट किया जाएगा। वेट होने के बाद में ऑटोमेटिक जो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उसमें जो एग है या जो सेल्स होती हैं वो क्या होती है, विभाजन करना प्रारंभ कर देती है। ठीक है ना, तो देरी से भी हो सकता है। अगर मान लो दूसरी प्रजाति के परागकण आप डाल दोगे तो फॉरेन परागकणों के छिड़काव से भी हो सकता है, जो मैंने बताया
परागकणों के पाउडर अगर डालोगे, एक्सट्रैक्ट आप डालोगे, उससे भी इंडक्शन मिलता है। इंडोल एसिटिक एसिड है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड है, नेप्थलीन एसिटिक एसिड है, ठीक है, उनका जो है पेस्ट वो किसके साथ में है, लेनोलिन में पेस्ट बनाकर यदि आप स्प्रे करते हो या अप्लाई करते हो तो भी इसमें इंडक्शन मिलता है। ऑक्सीजन का छिड़काव पुष्प के ओपन होते ही अगर कर दिया जाए तो भी इंडक्शन मिलता है। और फ्लावर के ओपन होने को क्या कहते हैं, एंथेसिस कहते हैं। फ्लावर के ओपन होने को एंथेसिस कहा जाता है। आगे अपन देखेंगे फ्रूट। फ्रूट, ठीक है, तो फ्रूट किसे कहते हैं, जो ओवरी है वो निषेचन के बाद में किस में कन्वर्ट होती है, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होती है। निषेचन के बाद परिपक्व ओवरी जो है अंडा से, वो किस में कन्वर्ट होता है, फ्रूट कहलाता है, ठीक है। ओवरी वॉल विद फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो ओवरी की भित्ति होती है, अंडाशय की जो भित्ति होती है वो फल भित्ति कहलाती है। और ये जो फल भित्ति है, ये जो फल भित्ति है, इसे क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहा जाता है। प्रत्येक पेरिकार्प के जो है वो 3 आवरण होते हैं। कितने आवरण होते हैं, 3 आवरण होते हैं। बाहरी आवरण को एपिकार्प कहते हैं, भीतरी आवरण को, बीच वाले आवरण को मेसोकार्प कहते हैं, और सबसे भीतरी आवरण को एंडोकार्प कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे मैंगो है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मैंगो और कोकोनट, ठीक है। दोनों ही फल किस प्रकार के फ्रूट का टाइप है, तो ये ड्रूप का टाइप है। ये एग्जाम्पल में कई बार पूछा जा चुका है। किसका टाइप है, ये ड्रूप है ना, ये याद रखना आपको, ड्रूप टाइप है इसका। इसमें आम में मेसोकार्प जो है वो खाने योग्य भाग बनाता है, ठीक है ना। आम के अंदर जो ये वाला भाग है, ये वाली एक तो ये परत होती है, ये जो परत है वो तो क्या है, एपिकार्प है, ये एपिकार्प हो गई। इसके अंदर यहाँ पर एंडोकार्प है। और ये वाला जो भाग है, जो दलदली भाग है जो आप खाते हो, वो वाला भाग है, उसे क्या कहते हैं, मेसोकार्प। मेसोकार्प एक भाग है। और ये जो स्टोन भाग है, हार्ड जो भाग बनती है, स्टोन सबसे हार्डेस्ट जो पार्ट होता है उसे अपन क्या कहते हैं, एंडोकार्प कहा जाता है। इसका मतलब जो खाने योग्य भाग है वो कौन सा हुआ, मेसोकार्प हुआ। सेम इसी प्रकार से यदि नारियल के अंदर आप देखोगे, कोकोनट के अंदर आप देखोगे, तो सबसे बाहरी जो है वो तो कौन सा है, एपिकार्प है, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है। और जो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पतले पतले रेशों में, फाइबर में। तो ये जो है वो फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फाइबर्स, तो फाइबर्स किसका भाग है, ये मेसोकार्प का भाग है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। इसमें तो फाइबर बनाता है मेसोकार्प, और इसमें खाने योग्य भाग बनाता है मेसोकार्प। इसमें स्टोन भाग भी पाया जाता है, ये स्टोन हो गया, जिसे एंडोकार्प कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो गट है, मीट है वाइट कलर की, नारियल की गट, वो यहाँ पाई जाती है, वो क्या है, एंडोस्पर्म है। लिक्विड भरा रहता है, वो लिक्विड एंडोस्पर्म है। तो खाने योग्य जो भाग है वो कौन सा है, एंडोस्पर्म का भाग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जबकि कोकोनट में मेसोडर्म का जो भाग है या मेसो जो कार्प है वो किसका निर्माण करता है, फाइबर का निर्माण करता है, ठीक है ना, फाइबर्स का निर्माण या रेशे बनाता है। एंडोकार्प जो है वो दोनों के अंदर ही कैसी होती है, हार्ड स्ट्रक्चर होती है और स्टोनी स्ट्रक्चर होती है। देखो आगे आप देखोगे एप्पल है और पीच है में जो थैलेमस भाग होता है, फ्लावर जिसके ऊपर लगा होता है, नीचे वाला जो भाग होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ट्रू जो फ्रूट है वो नहीं हो सकता, ये कैसा होता है, फाल्स होता है। ये फ्लेजी जो भाग बनाता है ये किसका बना होता है, थैलेमस का बना होता है, इसलिए इसे फाल्स फ्रूट कहा जाता है। सबसे हल्के व छोटे जो फ्रूट होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, जो ग्रासेस फैमिली होती है उनके अंदर देखने को मिलता है, घास वाली में, जैसे पोएसी फैमिली है ना, ग्रेमिनी फैमिली। जबकि सबसे बड़े जो फ्रूट होते हैं वो किसके होते हैं, डबल कोकोनट के जो फल हैं वो सबसे बड़े होते हैं, या कोकोडीमर बोलते हैं इसको, है ना, लोडोइशिया मेल्डिविका में पाए जाते हैं। इनका प्रत्येक फल 1 मीटर लंबा हो सकता है तथा उनका 18 केजी के आसपास इनका वजन हो सकता है, ठीक है।
फ्रूट के दो प्रकार के अपन देख सकते हैं एंडोस्पर्म के आधार पर। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है ना, ऐसे सीड जिनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, लगभग सूख जाता है, ठीक है ना, तो इसे एक्स एल्बुमिनस सीड कहा जाता है। ये एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा इनमें से कोई ना कोई एक एग्जाम्पल बन ही जाता है, ठीक है ना। खास तौर से जो लेग्यूम्स है, दाल वाली जो फैमिली है, फेबियसी जो फैमिली है, उनके जो सदस्य होते हैं उनके अंदर एंडोस्पर्म लगभग सूख जाता है। तो ग्राम है, पी है, बीन है, और यहाँ पर टेमेरिंडस है, इमली है, ऑर्किड है, इनमें क्या होता है, एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। एंडोस्पर्मिक सीड या एल्बुमिनस सीड, जिनमें कुछ मात्रा के अंदर जो है वो आपका एंडोस्पर्म बचा रह जाता, खासतौर से मोनोकोट्स। मोनोकोट्स, ठीक है ना, मोनोकोट के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। इसके अलावा जो यूफोर्बियसी है या फिर अपन कह सकते हैं कैस्टर, अरंडी जो है, अरंडी के अंदर देखने को मिलता है। ये एग्जाम्पल हमेशा जब भी एग्जाम्पल पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि अरंडी जो है वो किस प्रकार का सीड है, एंडोस्पर्मिक है या नॉन एंडोस्पर्मिक है, ठीक है ना, तो याद रखना आपको। तो इसमें वीट है, राइस है, बार्ले है, अरंडी है और पोपी है, पाम है, इन सब के अंदर कैसे होते हैं, इनमें एंडोस्पर्म की मात्रा देखने को मिलती है। एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म हमेशा ट्रिप्लोइड होता है, ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं, ट्रिप्लोइड फ्यूजन से बना है और ट्रिप्लोइड होता है, 3n होता है। लेकिन एक्सेप्शन की अगर अपन बात करेंगे तो कुछ अपन ने जो ओव्यूल के प्रकार पढ़े थे तब भी अपन ने बताए थे, जैसे पेप्रोमिया, पेप्रोमिया के अंदर एंडोस्पर्म जो होता है वो 9n होता है, ठीक है ना, 8 तो पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं प्लस एक जो है मेल गेमेट फ्यूज होता है इनके साथ में आके। पीनिया, प्लम्बेजिला, फ्रस्टिलेरिया और प्लम्बेगू के अंदर 5n जो है पेंटाप्लॉइड जो है वो एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। ओइनोथेरा के अंदर ये भी इंपॉर्टेंट अपने लिए, ओइनोथेरा के अंदर 2n होता है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट अपने लिए। तो ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपको हर एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। कभी अगर ऐसे पूछा जाए सबसे अधिक एंडोस्पर्म जो है वो पॉलीप्लोइडी किस में देखने को मिलता है, तो सबसे अधिक पॉलीप्लोइडी जो है वो देखने को मिलता है यहाँ पर एरम मैकुलेटम, एरम मैकुलेटम के अंदर सबसे अधिक पॉलीप्लोइडी है वो देखने को मिलते हैं, 24,576 n पाए जाते हैं। सीरियल्स, खास तौर से जो भी मोनोकोट्स होते हैं उनके अंदर एंडोस्पर्म अच्छी मात्रा के अंदर पाया जाता है, जो अपन सभी जानते हैं, मक्का हो, गेहूं हो, सब के अंदर। और उन एंडोस्पर्म के चारों तरफ एक भित्ति पाई जाती है, जो अपन लास्ट क्लास में 2 क्लास से पहले अपन बात कर चुके हैं, उसके अंदर उसे अपन क्या कहते हैं, एलुरोन लेयर कहा जाता है। एलुरोन परत जो होती है वो प्रोटीन की, अधिकता वाली प्रोटीन की परत होती है और वो एक हार्मोन रिलीज करती है, एक एंजाइम रिलीज करती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करते हैं, उसे क्या कहते हैं, एमाइलेज एंजाइम कहते हैं, या इसके साथ में ये प्रोटीएज एंजाइम रिलीज करते हैं। और ये किस पे अटैक करते हैं, जो स्टार्च वाला भाग होता है इनका, एंडोस्पर्म जो होता है उनके ऊपर अटैक करते हैं और स्टार्च और प्रोटीन वाला भाग उसको तोड़ते हैं, जिसके कारण से जर्मिनेट हो रहे भ्रूण को क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। तो जर्मिनेट होते हुए जो भ्रूण को न्यूट्रिशन देने के लिए हेल्प करती है वो कौन सी करती है, एलुरोन लेयर करती है। एंडोस्पर्म की सेल्स क्लोरोफिल रहित होती है, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, रंगहीन होती है। लेकिन जैसे क्राइनम, विस्कम और रेफेनस, मेथियोला आदि जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर क्लोरोफिल पाए जा सकते हैं यदि आप इनके ऊपर लाइट डालो। ऐसे नहीं देखने को मिलते, लेकिन यदि लाइट आप डालोगे, इंडक्शन दोगे, तो हो सकता है इनमें क्लोरोफिल विकसित हो जाए, हल्का सा ग्रीन कलर इनमें देखने को मिल सकता है इंडक्शन देने के बाद, ऐसे नहीं होगा नेचुरल। तो यहाँ पर अपना जो प्लांट वाला जो भाग है, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाला जो भाग है वो यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है। इसमें से पूरे जो टॉपिक है वो आपको यहाँ पर कवर करवा दिए हैं। तो अगला टॉपिक अपन देखेंगे एनिमल डेवलपमेंट वाला। तो आज के लिए अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है।